सीटेट सितंबर 2026। जितने भी स्टूडेंट अभी सीटेट सितंबर 2026 का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सुनहरा अवसर या मौका कह लीजिए है, क्योंकि हम पेपर 2 साइंस के लिए प्योर एनसीईआरटी पे आधारित आपको हम सवाल कराने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में, वो भी आज इस क्लास में शामिल किए हैं। और एनसीईआरटी साइंस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, जितने भी फैक्ट बनेंगे, उसको भी साथ में इंक्लूड किए हैं। तो ये क्लास को आप मिस मत कर देना, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, क्योंकि आपके लिए हम बहुत कुछ इस क्लास में लेकर आए हैं, जिसमें से एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसको भी इसमें हम शामिल कर लिए हैं और आपको दिखाएंगे कि इस बुक में आपके कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं। चूँकि आपका जो सीटेट का जो सवाल पूछा जाता है वो एनसीईआरटी पर ही आधारित होता है, तो क्यों ना पहले एनसीईआरटी को पढ़ा जाए और उन सभी पॉइंटों को एक एक करके निचोड़ा जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी कराने वाले हैं। जितने भी इस बुक से जितने भी पॉइंट्स आपको निकलेंगे, उतना आपको हम क्वेश्चन भी यहाँ पर लेकर आए हैं। और एक चीज़ बता देते हैं कि आज के क्लास में फूड का आपका क्लास होने वाला है, ठीक है, जिसे भोजन कहते हैं। तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी क्लास 6 में पहला चैप्टर ही क्या है, तो भोजन है, भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड। तो यहाँ पर देख लीजिए, चलिए इस बुक को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि भोजन के घटक में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या यहाँ पर है। सीधा सीधी पहले महत्वपूर्ण पॉइंट पर ही चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने पॉइंट पर। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ पॉइंट दिखाते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। जितने भी खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने वाले पदार्थ, जो अपने लोग खाते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है, जो हमें पादपों और जंतुओं से मिलते हैं, पादपों और जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? संघटक किसको बोलते हैं? आपको नहीं पता, चलिए हम बताते हैं। संघटक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप दाल बनाते हैं और मान लेते हैं कि आप रोटी बनाते हैं, तो रोटी में आप क्या क्या चीज़ का यूज करते हैं। तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आटा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो आटा का यूज करते हैं, और प्लस में पानी का यूज करते हैं। तो ये आटा और प्लस जो पानी का आप जो यूज कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है संघटक। यानी रोटी का संघटक क्या होगा? आटा होगा और पानी होगा। जैसे मान लीजिए कि आप चावल बनाते हैं, तो चावल बनाने में क्या सा यूज करते हैं? चावल बनाने में सबसे पहले चावल का यूज करते हैं, प्लस पानी का यूज करते हैं। तो चावल और पानी क्या हो गया? भोजन का घटक हो गया, संघटक हो गया। समझ गए इतना बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आज आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या सब होता है? तो चलिए मुख्य पोषक को देखते हैं। तो सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, जिसे मिनरल्स बोलते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश की जरूरत होती है। रुक्षांश क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि रुक्षांश किसको बोलते हैं। तो रुक्षांश एक फाइबर होता है। फाइबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए जितने भी फल वगैरह जो होते हैं, जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, अंगूर हो गया, ये सब रुक्षांश आता है, जो पाचन की क्रिया में मदद करता है। जो सेल्यूलोज का एक थोड़ा सा भाग होता है, मानव सेल्यूलोज को पचा नहीं सकता है, लेकिन इन फाइबर को अगर यूज करते हैं तो इससे बेहतर ये होगा कि जितने भी इसके शरीर में जो कब्ज होता है, जो गैस होता है, ये सब क्या करता है? क्लियर करता है और पेट को साफ रखता है। तो रुक्षांश का काम यही होता है, और जल की भी क्या होता है? आवश्यकता होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए कुछ अगला पॉइंट देखते हैं। इतना बात आप समझ गए? उसके बाद वही कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसका परीक्षण कर रहा है। तो चलिए मुख्य पॉइंट को हम देखते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखिए कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कई प्रकार के होते हैं। जैसे चावल हो गया, वो क्या हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट से जस्ट एनर्जी मिलता है। जैसे केला हो गया, इसे जस्ट एनर्जी मिलते हैं। अगर आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही बेहतरीन होता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? तो मंड होता है, शर्करा होता है। शर्करा के रूप में कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। उसके बाद पॉइंट है कि कॉपर सल्फेट विलयन क्या होता है? तो 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का विलयन बनता है। यानी कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए आपको 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट की जरूरत होती है।
तो इतना पॉइंट समझ गए। अगला पॉइंट है कि 100 मिलीलीटर जल में अगर 10 ग्राम कास्टिक सोडा को घोलते हैं तो कास्टिक सोडा का विलयन प्राप्त होता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। अगला देखिए कि मंड के लिए क्या सब परीक्षण होने वाला है। तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए और इसमें तनु आयोडीन विलियम की 2 से 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आपको मंड का परीक्षण करना है, मंड को जांचना है, तो क्या करना है, आपको आयोडीन की 2 से 3 बूंद को डालना है, तो उससे पता चल जाएगा। यदि काला और नीला रंग का हो गया, इसका मतलब क्या है, उसमें मंड की उपस्थिति है, जिससे आपको क्या होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट मिलने वाला है। अगला बात है इसमें कि प्रोटीन के लिए परीक्षण है। प्रोटीन का आप क्या सा परीक्षण कर सकते हैं, कैसे आप प्रोटीन को जान सकते हैं कि हमें प्रोटीन मिला है कि नहीं। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट बना लीजिए या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। अगर आपको प्रोटीन का परीक्षण करना है, अगर किसी खाद्य पदार्थ को ले रहे हैं तो उसका पेस्ट बनाना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर चूर्ण के रूप में एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉप्स की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, यहाँ पर देख लीजिए, कॉपर सल्फेट का आपको विलयन डालना है तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली में रख दे। यानी मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रोटीन का जो अगर आपको परीक्षण करना है तो क्या सब करना होगा, तो कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन आपको लेना पड़ेगा। तब आपको क्या होगा, तो आपको प्रोटीन का पता चलेगा कि प्रोटीन इसमें है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यह बैगनी रंग का हो गया तो बैगनी रंग जो होता है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी प्रोटीन है कि नहीं उस खाद्य पदार्थ में, तो उसका रंग आपका क्या होना चाहिए, तो बैगनी रंग होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को आपको पता करने के लिए काला या नीला होना जरूरी था, और प्रोटीन को पता करने के लिए क्या जरूरी है, तो बैगनी रंग का जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए फैट, अब फैट का परीक्षण करते हैं। फैट का परीक्षण, तो फैट का परीक्षण करने के लिए क्या सब करना पड़ेगा, तो खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए और इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। कोई खाद्य पदार्थ है, जैसे मान लीजिए खाद्य पदार्थ में अगर मिर्च हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तो उसको लपेट कर एक कागज के टुकड़ा में लपेट कर क्या करना है, तो उसे कूटना है। ठीक है, अब कूटने के बाद क्या करना है, तो चलिए आगे देखते हैं। जब तक कागज फट न जाए, अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। अगर आप कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं और उसको कूटते हैं, अगर उसमें तेल का धब्बा लग गया, तो चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है कि कागज को किसी प्रकाश के सामने लाइए। अब कागज को प्रकाश के सामने लाइए, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई दे रहा है। अगर आपको उस धब्बे से, कागज के धब्बे से होकर प्रकाश यदि आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में फैट की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी मोटा मोटी इतना समझिए कि अगर आपको फैट की उपस्थिति को जांचना है, तो खाद्य पदार्थ को किसी पन्ने या कागज में लपेट कर उसको अगर कूटने के बाद उस पर अगर कोई तेल नुमा संरचना या पदार्थ उस पर आपको दिखाई दे रहा है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, इसका मतलब क्या है, उसमें फैट की उपस्थिति है। तो आप फैट का परीक्षण भी आप देख लिए हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हमने 3 पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया। अब विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक को भी विभिन्न पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। सभी पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ रहता है उसमें मिनरल्स और विटामिन तो रहता ही है। इन सभी पोषक तत्वों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, चलिए इन पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है उसको देखते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, जितने भी हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं हमारे शरीर में, वो क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से क्या होता है, पहले बोलिए कि एनर्जी का क्या करता है, प्रदान करता है। फैट से हमें ऊर्जा मिलता है, और वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट में क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है। फैट में अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। ये जितने भी देख रहे सामग्री, ये सब क्या है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट का क्या है, मुख्य स्रोत है। जिसमें क्या सब, चलिए एक एक करके देखते हैं। इसमें शकरकंद है, आलू हो गया, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, ये सब का सब क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि इनमें कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, तो इनमें से दूसरा कोई ऑप्शन रहेगा, ये सारा तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए मूंगफली हो गया, उसके बाद तिल हो गया, गिरी हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये सब क्या है? तो वसा का स्रोत है। ये सब जितने भी मछली हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, क्रीम हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया, ये सब क्या है? तो फैट का स्रोत है। ये सब क्या है? फैट का स्रोत है। ठीक है। इसमें अंतर ये है कि ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं मूंगफली, तिल, ये सब देख रहे हैं, ये पादप से प्राप्त होता है फैट, और ये सब क्या होता है? तो जानवर से प्राप्त होता है। घी जो होता है, घी उसमें फैट रहता है, ये जानवर से प्राप्त होता है। दूध भी जानवर से होता है। मक्खन, क्रीम, अंडा, ये सब क्या है? तो जानवर से। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि पादप से मिलने वाला फैट का उदाहरण बताइए, और जंतु से मिलने वाला फैट का उदाहरण कौन कौन से है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन सकता है। अब प्रोटीन का कौन कौन सा स्रोत होता है? तो प्रोटीन से अगर आपको पादप से अगर आपको प्रोटीन का स्रोत आपको क्या सा मिलना चाहिए? तो चना में प्रोटीन मिलता है, मूंग में प्रोटीन है, तुअर दाल में प्रोटीन है, राजमा में प्रोटीन है, सोयाबीन में प्रोटीन है, मटर में प्रोटीन है। अगर आप जंतु से प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप जंतु से प्रोटीन प्राप्त करना चाहते हैं, तो पनीर हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, तो ये सब क्या है? प्रोटीन से आपको, सॉरी, पादप से, जंतु से आपको क्या है? तो प्रोटीन मिलने वाला है। इतना बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। अब बोलिएगा कि प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? तो इससे इसलिए होती है कि शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। यानी आपको स्वस्थ रहना है तो प्रोटीन आपको लेना ही पड़ेगा, जो जिसमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, विटामिन जो होता है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। जैसे कोई भी आपको रोग कुछ भी होता है तो विटामिन क्या करता है? उससे रक्षा करता है। विटामिन हमारी आँखों, अस्थियों, हड्डी, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इस सब का हम डिटेल से आपको बताएंगे कि विटामिन ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी, डी, ई, के, इन सभी के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्किप करते हैं यहाँ से। अभी कौन कौन से विटामिन होते हैं, उसके बाद विटामिन के कौन कौन से स्रोत है, चलिए उसको देखते हैं। तो पपीता हो गया, गाजर हो गया, आम भी क्या होता है? विटामिन का स्रोत है, ये विटामिन ए का स्रोत है। अगर विटामिन बी की स्रोत की बात करते हैं तो गेहूँ, यकृत हो गया, चावल हो गया, तो विटामिन बी का स्रोत है। अगर विटामिन सी की बात करते हैं तो संतरा हो गया, टमाटर हो गया, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, ये सब क्या है? तो विटामिन सी का स्रोत है। अगर विटामिन डी की बात करते हैं तो अंडा हो गया, उसके बाद मछली हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। विटामिन ए जो होता है हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, और विटामिन जो है सी बहुत सारे रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी अस्थि का मतलब हड्डी और दांतों के कैल्शियम का उपयोग करने में हमारा क्या करता है? तो सहायता करता है। इतना बात समझिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। विटामिन देख लिए, अब क्या देखते हैं? खनिज लवण। तो हमारे शरीर को खनिज लवण की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जिस तरह से विटामिन, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसका बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत रहता है। तो खनिज लवण जो होता है ये कम मात्रा में क्या होता है? आवश्यकता होता है। हमारे शरीर के उचित विकास के लिए तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। ठीक है, विभिन्न खनिज लवण के स्रोत अलग अलग होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। चलिए नीचे देखते हैं और क्या सब है। अगला पॉइंट देखते हैं कि इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारीय रेशा, ठीक है ना, आहारीय रेशा जिसे फाइबर कहते हैं, उसका भी बहुत सारा जरूरत रहता है, आहारीय रेशा का। और जल का भी आवश्यकता होती है। आहारीय रेख देख रहे हैं यहाँ पर, आहारीय रेशा को रुक्षांश बोलते हैं। और रुक्षांश क्या होता है? फाइबर होता है। और फाइबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप सेब खरीदते हैं, अनार खरीदते हैं, ठीक है ना, केला, ये सब क्या होता है? तो आपका रुक्षांश होता है। जैसे मान लीजिए हरा सब्जी हो गया, तो ये सब क्या होता है? इसमें आहारीय रेशा, जिसे रुक्षांश के नाम, जिसे फाइबर के नाम से जानते हैं। और फाइबर काम क्या करता है? हमारे पेट को साफ करता है। जिस तरह से मान लीजिए फाइबर क्या होता है? तो चोकर जानते हैं, गेहूं का चोकर, यानी चोकर युक्त आटा जो होता है एक फाइबर का निर्माण करता है। और फाइबर क्या करता है? हमारे पेट को साफ करता है, जिससे कब्ज और गैस से राहत मिलता है। इतना बात समझ गए।
उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत देखिए यहाँ पर, रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है, तो साबुत क्या है, तो खाद्यान्न हो गया, दाल हो गया, आलू हो गया, ताज़ा फल यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर ताज़ा फल हो गया, सब्जियाँ हो गया। रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते। रुक्षांश आपको पोषक प्रदान नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, तो पेट को साफ करता है और पाचन क्रिया को क्या करता है, तो मजबूत करता है। नेक्स्ट पॉइंट को चलिए देखते हैं। फिर यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, लेकिन फिर भी हमारे क्या है, तो आवश्यक, भले पोषक नहीं मिलता है तो पर भी क्या है, आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आपको कोई भोजन नहीं पच रहा है या अपच हो रहा है, तो रुक्षांश क्या करता है, उसको बाहर कर देता है। फाइबर क्या करता है, तो उसे बाहर करता है, जिससे आपका पेट साफ हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, देख रहे हैं ना, एक एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है। तो हमने सब कुछ पढ़ लिए हैं। उसके बाद चलिए संतुलित आहार की ओर चलते हैं, फटाफट इसको करके, और मुख्य जो पॉइंट होता है उसको आपको दिखाएंगे। संतुलित आहार में क्या करता है, कहता है कि सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ हम खाते हैं उसे आहार्य आहार कहा जाता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में से सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में लेना चाहिए, जिनकी हमारे शरीर की क्या होता है, आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो, यानी जितने भी पोषक तत्व होता है, आप आवश्यकता से अधिक लेंगे तो पर भी खराबी करेगा, आवश्यकता से कम लेंगे तो पर भी खराबी करेगा, ठीक है ना। और आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए। इस प्रकार को संतुलित आहार कहते हैं, यानी रुक्षांश भी साथ साथ में होना चाहिए। यहाँ तक आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये सब आप नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं, प्रत्येक आयु उम्र के व्यक्ति को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता नहीं होती है। इतना बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक सप्ताह की अवधि में बस वही चीज़ लिखा हुआ है ये सब। उसके बाद दालें, मूंगफली, सोयाबीन, उसके बाद अंकुरित बीज, मूंगफली, चना, उसके बाद किण्वित भोजन, ये सब इडली हो गया, आटे, ये सब बस वही सब दिया हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार को देख लिए हैं, हाँ इसको भी देख लेते हैं। एक अगला पॉइंट है कि अभावजन्य रोग क्या होता है। अभावजन्य रोग क्या होता है, अभावजन्य रोग क्या होता है। तो एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाता है। जैसे आप खाने वाला पर्याप्त भोजन ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तो विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाता है। बस उसी कमी के, यदि यह लंबी अवधि तक बना रहता है तो उसके अभाव में क्या होता है, तो अभावजन्य रोग हो जाता है। अभावजन्य रोग का सीधा सीधा मतलब इतना समझ लीजिए कि अगर आप कोई भोजन कर रहे हैं, अगर किसी उस भोजन में कोई एक प्रकार का अगर पोषक तत्व की कमी हो गया, तो क्या उसमें होता है, तो आपको अभावजन्य रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। अगर लंबा समय तक, बस सीधा सीधा समझिए ना, सीधा अगर ऐसा भोजन ले रहे हैं जो लंबा समय तक एक ही प्रकार का भोजन ले रहे हैं और आपको दूसरा पदार्थ या दूसरा पोषक तत्व की जरूरत होती है, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो उसके बावजूद क्या आपको हो जाएगा, तो अभावजन्य रोग हो जाएगा। अगर लंबा समय तक एक ही प्रकार का भोजन करते जा रहे, बस इतना समझिए, बस वही है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ देख लेते हैं, विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले रोग यानी विकार क्या होता है। विटामिन ए क्या होता है, तो विटामिन अगर ए ले रहे हैं तो इससे क्षीणता, दृष्टिहीनता होता है, अभावजन्य रोग या विकार। इसका लक्षण क्या होता है, तो कमजोर दृष्टि, आपका दृष्टि कमजोर होता है और अंधेरे रात में कम दिखाई देते हैं, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई बंद हो जाता है। किसमें, विटामिन ए की कमी से। अगर विटामिन B1 की बात करते हैं तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। उसके बाद कमजोर पेशियां और काम करने में ऊर्जा क्या होता है, कमी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी से, चूंकि विटामिन सी क्या होता है, खट्टा पदार्थ होता है, और इससे क्या होता है, तो स्कर्वी होता है। इतना बात समझ गए। और स्कर्वी से क्या होता है, तो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो इसका मतलब विटामिन सी लेना भी बहुत जरूरी है। बिना विटामिन सी के आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो आपको विटामिन सी से क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलता है और घाव भरने में, अगर आप मान लीजिए कहीं कट गए हैं तो उसको भरने में क्या होता है, तो अधिक समय लगता है। इतना बात समझ गए। इसका मतलब ये हो गया, अगर विटामिन सी आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका शरीर स्वस्थ है।
विटामिन डी से रिकेट्स होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उसे रिकेट्स होता है, और रिकेट्स में क्या होता है तो हड्डियों का जो मुलायम होता है वो मुड़ जाता है, जो मुलायम होकर क्या करता है मुड़ जाता है। तो विटामिन डी जरूरत है। अगर आपके पास कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय होता है, दांत का क्षय हो जाता है, और दांत को मजबूत रहने के लिए, हड्डी को मजबूत रहने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो कमजोर अस्थियां या दंत क्षय। आयोडीन की कमी से क्या होता है तो घेंघा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं। ग्वाइटर, घेंघा रोग को ग्वाइटर कहा जाता है। घेंघा रोग को ग्वाइटर कहा जाता है। घेंघा रोग को क्या कहा जाता है तो ग्वाइटर कहा जाता है। इतना बात समझ गए आप। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है कि लोहा। आप यहाँ पर बोलिएगा कि सर लोहा को क्या हम खा सकते हैं? तो लोहा को खा नहीं सकते हैं, लेकिन लोहा का जरूरत रहता है। लेकिन लोहा मिलता कहाँ से? तो जैसे मान लीजिए पालक का साग हो गया, तो इस समय लोहा का जो है सो मात्रा उसमें रहता है, वो लोहा मिलता है उससे। ओके, तो लोहा की कमी से क्या होता है तो अरक्ता होता है और कमजोरी होता है। यहाँ पर घेंघा ग्वाइटर से हम आपको बताते हैं कि गर्दन, यानी आयोडीन की कमी से क्या होता है तो गर्दन की ग्रंथि क्या होता है फूल जाता है, और बच्चों में क्या होता है तो मानसिक विकलांगता हो जाता है। इतना बात समझ गए। बस उसके बाद यहीं से दिया हुआ है FSSAI, वही फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ इंडिया, बस वही दिया हुआ है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं पॉइंट्स की ओर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बस इसका कुछ सारांश देखते हैं। अभी आपका क्लास खत्म नहीं हुआ है, बहुत लंबा क्लास आपका चलने वाला है, बहुत लंबा। अभी तो बस इसको NCERT किताब देख रहे हैं, उसके बाद हम पॉइंट्स जो बनाए हैं उस पॉइंट्स को भी देखेंगे। समझ गए। अगला पॉइंट्स देखते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट और चलते हैं। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों का नाम क्या सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहार्य रेशा और जल का भी जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा क्या होता है? शरीर को ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन, खनिज लवण की आवश्यकता होती है हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण प्रदान करने के लिए। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, विटामिन। उसके बाद संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल की आवश्यकता होती है। अभी तक आपने जो पढ़े हैं। और हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से क्या होता है विशिष्ट रोग उत्पन्न होता है। चलिए इतना बात